आज की ये कहानी मेरे ही गांव के एक लड़के की है जो दिल्ली पढ़ने गया था। और वहाँ वो जिस हॉस्टल में रह के पढ़ रहा था, उसी हॉस्टल में उसके साथ एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना घटी जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। और ये कहानी मेरे दोस्त शशिधर के छोटे भाई की है। तो अब आपको ये कहानी मैं शशि के नज़रिए से सुनाऊंगा। उस रात मेरी आंख लगी ही थी कि अचानक एक फ़ोन आया। हेलो शशि जी, आप जितना जल्दी हो सके दिल्ली आ जाइए और अपने भाई रवि को यहाँ से ले जाइए। मैंने पूछा, क्यों सर, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो हॉस्टल का मालिक बोला, पिछले 5 दिनों से ना हॉस्टल के बच्चे और ना ही मैं सो पाया हूँ। ये बात सुन के मैं थोड़ा परेशान हो गया और उस हॉस्टल के मालिक से पूछा, क्या हुआ सर, मेरा भाई ठीक तो है? तो हॉस्टल के मालिक ने बोला, नहीं, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। तुम्हारा भाई रवि पिछले 5 दिनों से ना तो अपने कमरे से बाहर निकला है और ना ही किसी से बात कर रहा है। तुम्हारा भाई पता नहीं किस तरह की अजीब सी भाषा में बात करता है, और वो भी पता नहीं किससे। फिर अचानक ही ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। तो कभी ज़ोर ज़ोर से हंसता है तो कभी ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। हम पिछले 5 दिन और 5 रातों से जाग रहे हैं। तो शशि जी, आप प्लीज़ आके अपने भाई को यहाँ से ले जाइए। लेकिन उस हॉस्टल के मालिक ने अभी तक वो बातें नहीं बताई थी जो वहाँ असल में हुई थी। हॉस्टल के मालिक की बात सुनकर मैं सुबह की पहली ट्रेन पकड़कर दिल्ली पहुँच गया। फिर मैं जल्दी जल्दी हॉस्टल पहुँचा और मैं सबसे पहले हॉस्टल के मालिक के घर पे गया। हॉस्टल के मालिक का घर हॉस्टल के बगल में ही था। जब मैं वहाँ गया तो देखा दरवाजे पे ताला लगा हुआ था। फिर मैं सीधा हॉस्टल में भागा और जिस रूम में मैं अपने भाई को यहाँ छोड़ के गया था, जब उस रूम में गया तो मुझे पता चला कि मेरा भाई उस रूम में है ही नहीं। वो 1 हफ्ते पहले ही किसी दूसरे रूम में शिफ्ट हो गया है। और जब मैंने उस रूम के लड़कों से पूछा कि मेरा भाई किस रूम में है, तो उन लड़कों ने मुझे बहुत ही टेढ़ा जवाब देते हुए बोला, हमको नहीं पता, जाके ढूंढ लो। गुस्सा तो बहुत आया, मगर मैं अभी अपने भाई के लिए परेशान था। तो चुपचाप मैं उस रूम से बाहर निकला और जैसे ही उस रूम से बाहर निकला तो मेरा दिल दहल उठा, क्योंकि अचानक ही मुझे मेरे भाई की वो दर्दनाक चीख सुनाई दी जैसा इस हॉस्टल के मालिक ने बताया था। जब मैंने उस दिल दहला देने वाली आवाज़ को अपने कानों से सुना तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। और वहाँ बाहर गलियारे में जितने भी लड़के घूम रहे थे, वो सारे के सारे लड़के डर के अपने अपने कमरों में चले गए। और उस गैलरी में सिर्फ मैं ही अकेला बचा और पूरे हॉस्टल में चारों तरफ सन्नाटा फैल गया। उसी सन्नाटे को चीरते हुए बीच बीच में मेरे भाई की रोने और चीखने चिल्लाने की आवाज़ें भी आ रही थी। अब मैं ठीक उस रूम के सामने खड़ा था जिस रूम से मेरे भाई की कानों को सुन कर देने वाली वो आवाज़ें आ रही थी। रूम नंबर 13। मैं चुपचाप उसी रूम के सामने खड़ा था, लेकिन डर की वजह से मेरे पूरे शरीर में कपकपी दौड़ रही थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं अब आगे करूँ तो क्या करूँ। मैं यहाँ किसी को जानता भी नहीं था कि किसी की मदद ले सकूँ। फिर मैं हिम्मत करके धीरे धीरे उस रूम की तरफ बढ़ने लगा। इतना ही मैं उस रूम के करीब जा रहा था, उतनी ही ज़ोर ज़ोर से मेरे शरीर में कपकपी बढ़ते जा रही थी। और तभी मैं एकदम ही रुक गया, क्योंकि मेरा भाई बंद दरवाजे के पीछे से ही मेरा नाम लेकर मुझे बुलाया। एक वक्त को तो मुझे मेरे कानों पे यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब दोबारा रवि ने मेरा नाम लेकर मुझे लौट जाने की चेतावनी देने लगा, तो जैसे मेरे पूरे शरीर में झुरझुरी सी दौड़ गई और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं कुछ देर के लिए वहाँ रुका ज़रूर, लेकिन मैं वापस जाने के लिए सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि इस दुनिया में मेरे भाई के सिवा मेरा कोई और नहीं था। और मैं हल्के हल्के और दबे दबे कदमों से उस दरवाजे पे पहुँच गया। और वहाँ उस दरवाजे पे अचानक ही अपने आप एक तस्वीर बनने लगी, जिसे देखकर मैं बहुत परेशान हो गया, क्योंकि वो तस्वीर मेरे भाई की थी। और उस तस्वीर में मेरे भाई के दोनों हाथ पीछे बंधे हुए थे
और मेरा भाई एक रस्सी पे अपने गले से लटका हुआ था, यानी उसके गले में फांसी का फंदा लगा हुआ था। ये सब देखने के बाद तो मेरे अंदर का सारा डर मर गया। अब मुझे सिर्फ मेरे भाई का रोता और मदद के लिए बुलाता हुआ चेहरा दिखाई दे रहा था। मैं अंदर से आई उस चेतावनी को ना मानकर दरवाज़ा खटखटा दिया, और मेरा वो दरवाज़ा खटखटाना ही था कि अंदर से कानों को सुन कर देने वाली रवि की ज़ोर ज़ोर से चीखने और रोने की आवाज़ आने लगी। फिर मैं अपने भाई का नाम लेके उसको बुलाने लगा, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आ रहा था सिवाय चीखने और चिल्लाने के। जब मुझसे और ना रहा गया तो मैं उस दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से ढकेलने लगा, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो दरवाज़ा नहीं बल्कि कोई दीवार हो जो टस से मस तक नहीं हुआ। तभी एक रूम का दरवाज़ा खुला और उस रूम से एक लड़का निकल के बाहर आया। वो सीधा मेरे पास आया और मुझे बोला, भैया हम सब ने भी बहुत कोशिश की लेकिन रवि दरवाज़ा नहीं खोला। फिर उस लड़के ने बताया कि आप आने वाले थे, इसलिए हॉस्टल का मालिक कहीं चला गया, क्योंकि रवि की इस हालत का जिम्मेदार वो भी है। और उस लड़के ने बताया कि पिछले 3 महीने से जिस रूम में रवि रह रहा था, उस रूम के लड़के रवि को बहुत टॉर्चर कर रहे थे। वो उसको मारते और अपना सारा काम भी करवाते थे, और वो हॉस्टल का मालिक भी उन्हीं लड़कों का साथ देता था। बस इसी वजह से रवि ने वो कमरा छोड़कर इस कमरे में रहना शुरू कर दिया। और इस कमरे में आज से 2 साल पहले एक लड़के ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया था, और वो भी सिर्फ एग्ज़ाम में फेल हो जाने की वजह से। फिर इस रूम में और भी कई लोग रहने आए, लेकिन वो एक रात से ज़्यादा इस कमरे में रुक नहीं पाए। फिर इस कमरे में तो क्या, वो लोग इस हॉस्टल में दोबारा नहीं आए। ये बात यहाँ पे सबको पता है, और रवि को भी। लेकिन वो उन लड़कों से इतना ज़्यादा परेशान हो गया था कि वो जानबूझकर ही इस कमरे में रहने चला गया। और रवि के इस कमरे में जाने के 2 दिन बाद से ये हाल है। मेरे भाई रवि के साथ यहाँ क्या क्या हुआ मुझे आज पता चला। ये सारी बातें सुन के मुझे सबसे ज़्यादा अपने आप पे गुस्सा आ रहा था कि मैं इतने दिनों में एक बार भी अपने भाई से मिलने क्यों नहीं आया। मैं ये सब सोच के अफसोस कर ही रहा था कि कमरे के अंदर से अचानक ही रवि बोला, भैया भैया मुझे बचा लो। और फिर वो शांत हो गया। मेरा भाई रवि जिस दर्द से मुझे पुकार रहा था, वो सुनकर मेरा दिल बैठ गया। फिर मैं जैसे पागल सा हो गया। दरवाजे पे ज़ोर ज़ोर से अपने पैर मार रहा था, अपना कंधा मार रहा था, लेकिन वो दरवाज़ा हिला तक नहीं। मैं जितनी बार दरवाज़ा खटखटा रहा था तो उसके बाद मेरे भाई के रोने और चीखने की आवाज़ आ रही थी। लेकिन इस बार जब मैं दरवाज़ा खटखटाया तो मेरे भाई की एक अजीब सी हंसी हंसने की आवाज़ आई। हंसने के बाद रवि ने एक अजीब सी दोहरी आवाज़ में बोला, तू कुछ भी कर ले लेकिन अब तू अपने भाई को मुझसे बचा नहीं पाएगा। इस बात को सुन के मैं उसी दरवाजे पे 5 मिनट तक शांत खड़ा रहा, और मेरे भाई की वो दर्द से कराहने की आवाज़ों को सुन के मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और रोने लगा। तभी मुझे मेरी आत्मा की आवाज़ सुनाई दी। मेरी आत्मा ने मुझसे बोला कि ये वक्त रोने का नहीं है, कुछ कर गुजरने का है। तो मैं हॉस्टल से सीधा बाहर भागता हुआ आया और सीधा रूम नंबर 13 के पीछे की खिड़की के सामने रुका। वहाँ सारी खिड़कियों पे कांच की फिटिंग थी, तो मैंने उस खिड़की के बाहर से ही खिड़की के अंदर झांक के अपने भाई को देखने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उस कमरे में इतना ज़्यादा अंधेरा था कि बाहर से कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। जब मैं खिड़की से झांक कर अंदर कुछ देखने की कोशिश कर रहा था तो अचानक ही मेरे भाई के रोने की आवाज़ बंद हो गई और उसके गलगलाने की आवाज़ आने लगी, जैसे किसी ने मेरे भाई का गला दबाया हो। और जैसे ही मुझे महसूस हुआ कि किसी ने रवि का गला दबाया है तो मैं बगल में पड़े उस बाम्बू को उठाया और सीधा कांच पे मारा। कांच टूटा और मैं सीधा उस रूम के अंदर जाते ही मेरा दम घुटने लगा। उस रूम में घुसते ही
मेरे नाक में ऐसी गंदी बदबू भर गई कि मैं सांस तक नहीं ले पा रहा था। तो मैं अपनी जेब से रुमाल निकालकर अपने नाक पे बांध लिया। रुमाल बांध लेने के बाद भी बदबू का असर बस थोड़ा ही कम हुआ। लेकिन सबसे अजीब बात तो ये थी कि उस कमरे में इतना ज़्यादा अंधेरा था कि हाथ को हाथ भी नहीं ढूंढ पा रहा था। फिर मैं अपनी जेब से मोबाइल निकालकर उसका टॉर्च चालू किया, और जैसे ही टॉर्च चालू किया तो देखा वहाँ फर्श पे बहुत सारे चूहे मरे पड़े हैं। और उन सारे चूहों में एक बहुत ही अजीब बात थी। किसी का सर नहीं था, तो किसी का आधा शरीर नहीं था, तो किसी का सर था और उसका पूरा शरीर नहीं था। मतलब जितने भी वहाँ चूहे पड़े थे उनका कुछ ना कुछ हिस्सा उनके शरीर से गायब था। उन मरे पड़े हुए चूहों को देखकर तो मैं कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन इतना समझ गया था कि इस कमरे में जो चारों तरफ बदबू फैली है वो इन चूहों के सड़े हुए शरीर से आ रही है। फिर मैं टॉर्च से उस कमरे में यहाँ वहाँ देखने लगा। वो कमरा ज़्यादा बड़ा तो नहीं था, लेकिन एक छोटा सा बेड, एक टेबल और एक कुर्सी वहाँ रखी हुई थी। मेरे सामने तो मुझे मेरा भाई नहीं मिला, लेकिन मैं जैसे ही अपने पीछे के कोने में टॉर्च का पॉइंट किया तो मैंने देखा रवि वहाँ कोने में बैठा हुआ अपने दोनों हाथों से अपना गला दबा रहा है। अपने भाई को अपना गला दबाते हुए देखकर मैं भाग के उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन मैं जैसे ही उसका हाथ पकड़ा तो वो अपना गला छोड़कर मुझ पे ही